नमस्कार, राम राम। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी को दिल खोलकर स्वागत, अभिनंदन है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान समझाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की भूगोल के ऊपर और राजस्थान के भूगोल के अंदर हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के अपवाह तंत्र के ऊपर। राजस्थान के अपवाह तंत्र के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी और अपवाह तंत्र के अंदर हम पढ़ रहे थे आंतरिक अपवाह तंत्र के ऊपर हमने चर्चा की। और आंतरिक अपवाह तंत्र के ऊपर हमने जो आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है घग्गर नदी पर कल विस्तार से चर्चा की। घग्गर नदी पर हमने बात की। उससे पहले हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के ऊपर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि अपवाह तंत्र से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अपवाह तंत्र यानी राजस्थान की जो नदियां है उसके ऊपर हमने कल बात की थी। राजस्थान की नदियां को हमने 3 भागों के अंदर बांटा था, जिसके अंदर सर्वप्रथम बात की थी हमने अरब सागर ये अपवाह तंत्र। उसके बाद में की थी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र और उसके बाद हमने की थी आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में। आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में जो राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है उसका नाम है आंतरिक अपवाह तंत्र। और आंतरिक अपवाह तंत्र के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी, तो हमने बात की आंतरिक अपवाह तंत्र के ऊपर। उससे पहले हमने बात की कि राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी चंबल नदी है। राजस्थान की जो पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है बनास। उससे आगे मैंने बात की नदी वे जिले यानी वे जिले जिसके अंदर कोई नदी नहीं बहती है, उसके ऊपर हमने बात की चूरू व बीकानेर। उससे आगे हमने बात की वह संभाग जिसके अंदर सर्वाधिक नदियां बहती है, तो कोटा हो जाएगा। वह जिला जिसके अंदर सर्वाधिक नदियां बहती है वो जिला हो जाएगा हमारा चित्तौड़गढ़। वह संभाग जिसके अंदर न्यूनतम नदियां बहती है उसका नाम है बीकानेर। तो ये सामान्य जानकारी थी। उसके बाद में मैंने आगे बात की कि सर्वाधिक जिलों के अंदर बहने वाली नदियां लूनी बनास संबल। उससे आगे मैंने बात की राजस्थान के अपवाह तंत्र के ऊपर और अपवाह तंत्र के ऊपर मैंने बात की घग्गर नदी के ऊपर कि घग्गर नदी कहां से निकलती है। शिवालिक पहाड़ियां कहां पर पड़ती है। कालका हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, वहां से निकलकर ये नदी और राजस्थान के अंदर टीबी तलवाड़ा स्थान हनुमानगढ़ से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। इसका बहाव क्षेत्र हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से ये पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में इसका अंतिम बिंदु है फोर्ट अब्बास। उससे बाद बात की इस नदी के किनारे रंगमहल, कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता विकसित हुई। उससे आगे मैंने बात की कि भटनेर का दुर्ग इस नदी के पेटे पर स्थित है। उससे आगे मैंने बात की कि जब इस नदी के अंदर ज्यादा पानी आता है या पानी की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण हनुमानगढ़ का एक शहर है जिसका नाम है हनुमानगढ़ जंक्शन और पोर्टाबाज पाकिस्तान में इसकी क्या आती है, बाढ़ आती है। उससे आगे मैंने बात की कि इस नदी पर एक झील बनी है जिसका नाम क्या है, तलवाड़ा झील। तो ये बात की। उससे आगे हमने बात की इस नदी के बारे में और कल हमने इस नदी को घग्गर नदी को पूरा कर लिया। और हमारी एक जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों की ट्रिक थी, उस नदियों की ट्रिक के ऊपर हम बात करते हैं। पहले उस ट्रिक को याद करते हैं क्योंकि आंतरिक ऐसे नदियां पूछी जा सकती है, तो कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की है, कौन सी नदी बंगाल तंत्र का भाग नहीं है, कौन सी नदी बंगाल तंत्र का भाग है और कौन सी नदी अरब सागर ये तंत्र का भाग है, कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। तो हमने एक आंतरिक अपवाह तंत्र के लिए एक ट्रिक बनाई थी। आंतरिक अपवाह तंत्र के लिए एक ट्रिक बनाई थी। मैंने बात की काकासा। आशा करता हूं आप सभी को याद होगी। काकासा में रूगक गांव गया। इसके अंदर जो राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह की जो नदियां है वो सभी नदियां इसके अंदर आएगी। कांतली नदी,
उसके बाद काकनीय नदी, साबी नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़, उसके बाद घग्गर नदी, खारी नदी, उसके बाद ख से और भी खंडेला, उसके बाद में ये गांव वाला साइलेंट। तो राजस्थान की जो मोस्टली अपवा तंत्र के अंदर जो नदियां आती है उस नदिया का नाम वो नदियां कौन सी है? कांतली, काकनीय, साबी, मेंथा, घग्गर, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये नदियां है। तो हमने कल घग्गर तक बात कर ली थी और घग्गर से आगे हम उस नदी के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है कांतली नदी। पूर्णतः यानी पूर्ण भाव के आधार पर आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। पूर्ण भाव के आधार पर आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जिस नदी का नाम है कांतली नदी। तो हम बात करते हैं आंतरिक अपवा तंत्र के ऊपर और आंतरिक अपवा तंत्र के ऊपर हमारी चर्चा जारी है। घग्गर नदी पूरी हो गई और घग्गर नदी से आगे हम बात करते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। उसके अंदर हमारी चर्चा जारी थी घग्गर नदी पर और घग्गर नदी समाप्त करने के बाद हम आज बात करते हैं कांतली नदी पर। कांतली नदी पर मार कर चलता है। हम किस पर बात करते हैं? कांतली नदी पर बात कर रहे हैं। कांतली नदी। पहले हम कांतली नदी को एक डायग्राम बनाएंगे जिस प्रकार कल हमने घग्गर नदी के ऊपर विस्तार से बात की थी डायग्राम के अनुसार। तो पहले हम एक डायग्राम कांतली नदी को पूर्ण भाग के आधार पर आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे बड़ी नदी कहते हैं। क्या है? सबसे बड़ी नदी कहते हैं। ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। कांतली नदी को पूर्ण भाव के आधार पर आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। अब इस नदी के ऊपर विस्तार से बात करते हैं कि इस नदी का किस प्रकार उद्गम होता है और ये कहां से निकलती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। एक पहले हम पहाड़ियां बनाते हैं, पहाड़िया से हम एक नदी को निकालते हैं। पहाड़िया से हम एक नदी को निकालते हैं। उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है कांतली नदी। इस पहाड़ियों का नाम है क्या नाम है? इस पहाड़ियों का नाम कांतली नदी कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। इस पहाड़ियों का नाम है खंडेला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? खंडेला की पहाड़ियां कहां पर पड़ती है? सीकर में पड़ती है। खंडेला की पहाड़ियां, सीकर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है कांतली नदी। तो इसका प्रवाह से तो पहले हो जाएगा सीकर के बाद आएगा झुंझुनू, सीकर के बाद में आ जाएगा झुंझुनू और झुंझुनू के बाद में आती है झुंझुनू एवं सुरू के बॉर्डर पर एक स्थान पड़ता है मेंड्रेला स्थान पड़ता है। जो किसके अंदर पड़ता है? जो झुंझुनू के अंदर पड़ता है। ये यहाँ से बॉर्डर लगता है। किसका बॉर्डर लगता है? सुरू का बॉर्डर लगता है। सुरू के बॉर्डर के ऊपर जाकर खत्म हो जाती है। सुरू के बॉर्डर के ऊपर जाकर ये खत्म हो जाती है। मंडेला स्थान सुरू एवं झुंझुनू के बॉर्डर पर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? झुंझुनू के अंदर पड़ता है, सीकर से। तो इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो तेरावाटी। क्यों? क्योंकि इस नदी के जो चारों ओर जो एक राजवंश राज करता था, जिस राजवंश का नाम है तंवर राजवंश के कारण ये प्रदेश तोरावाटी कहलाया। तंवर वंशीय राजपूतों के कारण इस नदी के आसपास यहाँ पर तंवर वंशीय राजपूतों का शासक था। इस कारण इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी प्रदेश कहते हैं। कहां पर कहते हैं?
सीकर के अंदर कैसे। उससे आगे बात करते हैं इस नदी के किनारे यहाँ पर झुंझुनू, और झुंझुनू में एक अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा है? मयूर अभ्यारण्य। मयूर अभ्यारण्य, मयूर अभ्यारण्य कौन सा है? मयूर अभ्यारण्य। यहाँ पर नोट लगा के लिख दूं। मयूर गार्डन कहाँ पर है? मयूर गार्डन, मयूर गार्डन कहाँ पर है? मयूर गार्डन है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। मयूर गार्डन कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। तो मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। उससे आगे इस नदी के किनारे यहाँ पर एक सभ्यता विकसित है, जिस सभ्यता का नाम है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? लोह युगीन, लोह युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है। और यहाँ से अयस्क यानी जो लोह अयस्क होता है, जो लोह का अयस्क होता है, उस अयस्क से लोहा बनाने की सबसे प्राचीनतम भटिया प्राप्त हुई है। भारत की सबसे प्राचीनतम क्या प्राप्त हुई है? भटिया प्राप्त हुई है। सबसे प्राचीनतम भटिया प्राप्त हुई है। भटिया प्राप्त हुई है, सबसे प्राचीन भटिया प्राप्त हुई है। क्या हुई है? भटिया प्राप्त हुई है। इस और जो मिट्टी से सॉरी वो क्या है, लोहे से निर्मित तीर कमान भी प्राप्त हुई है। तीर कमान भी प्राप्त हुए। क्या हुए? मिट्टी से निर्मित लोहे से निर्मित तीर कमान भी प्राप्त हुई है। कौन सी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ से अयस्क से लोहा बनाने की भारत की सबसे प्राचीनतम भटिया प्राप्त हुई है। और सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। और झुंझुनू किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? ये नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे। तो ये इंपोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है अगर सुनारी सभ्यता आई है तो 2-3 पॉइंट जान लेवा, 2-3 पॉइंट जान लेवा, क्योंकि एग्जाम में अंदर पूछे जाए कि कौन सी सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है और किस स्थान से राजस्थान की सबसे प्राचीनतम अयस्क से लोह बनाने की भटिया प्राप्त हुई, तो सुनारी सभ्यता से। उसके बाद यहाँ पर एक सभ्यता आती है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता आती है जो सीकर के अंदर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? नीम का थाना सीकर। नीम का थाना सीकर ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी आर.सी. अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। उत्खनन की आर.सी. अग्रवाल ने किया था। और यहाँ से जो मकान बने थे उसके अंदर पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ से कुल्हाड़ी मिली है और मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी है, लिख लो, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर पूछे जाए कि किस सभ्यता में अपनी बस्ती को बसाने के लिए, अपनी बस्ती को पानी से बसाने के लिए बांध का प्रयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि किस सभ्यता में देखो अपनी बस्ती को पानी से बसाने के लिए या बाढ़ से बसाने के लिए बांध का प्रयोग किया गया है। आए है गणेश्वर सभ्यता पर 2-3 पॉइंट जानने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। तो नीम का थाना सीकर ताम्र युगीन सभ्यता की जननी आर.सी. अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की। पत्रों तो नीम के थाना सभ्यता पर भी हमने बात कर ली। अब डायग्राम की तो कोई जरूरत
डायग्राम आशा करते हैं कि डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। थ्योरी लिख लेते हैं इस सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता की थ्योरी, सभ्यता क्या है? कौन सी नदी है? कांतली नदी। उद्गम कहां से होता है? फटाफट देखो, उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां कहां पर पड़ती है? सीकर के अंदर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? सीकर के अंदर पड़ती है। उससे आगे बहाव क्षेत्र है। कौन कौन से बहाव क्षेत्र? सीकर व झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू सीकर के अंदर तोरावाटी कहलाता है। तोरावाटी तंवर राजपूती वंश का शासक होने के कारण तोरावाटी कहलाता है। विलुप्त स्थान कौन सा है? मेंड्रेला कहां पर पड़ता है? झुंझुनू के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? झुंझुनू के सुरू एवं झुंझुनू के बॉर्डर पर पड़ता है। उससे बाद में सभ्यता कौन कौन सी है? सुनारी, जो झुंझुनू के अंदर पड़ती है। उससे आगे एक और सभ्यता है प्लस गणेश्वर सभ्यता कहां पर पड़ती है? गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर पड़ती है। नीम का थाना सीकर के अंदर पड़ती है। गणेश्वर सभ्यता और इम्पोर्टेंट है, ये झुंझुनू को 2 भागों के अंदर विभाजित करती है। झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। विभाजित करती है। झुंझुनू को कितने भागों में विभाजित करती है? झुंझुनू को 2 भागों के अंदर विभाजित करती है। इसके पास एक उदयपुर वाटिका, जो वाटिका क्षेत्र है, उदयपुर वाटिका क्षेत्र जो बजरी खनन हेतु प्रसिद्ध है। बजरी उत्पादन या खनन हेतु बजरी उत्पादन या बजरी खनन हेतु प्रसिद्ध है। तो ये थी हमारी कांतली नदी। पहले हमने डायग्राम से बात की, उसके बाद में हमने इस नदी के ऊपर विस्तार से बात की। यहाँ पर देखो, झुंझुनू के अंदर एक अभ्यारण्य इस नदी के किनारे, जिसका नाम है मयूर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? मयूर अभ्यारण्य। तो ये थी हमारी कांतली नदी। आशा करता हूं कि कांतली नदी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उससे आगे और दूसरी नदी के ऊपर हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है सांबर झील के अंदर गिरने वाली नदियां। सांबर झील, जिसका निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया। किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया। तो इतिहास के अंदर हमने जाना था, जब अपने स्वान वंश की स्थापना के बारे में पढ़ा था कि स्वान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में सपाल दक्ष स्थान सांबर के अंदर पड़ता है। इसमें किसने स्थापना की थी? वासुदेव चौहान ने इस वंश की स्थापना की थी। उसके बारे में हमने विस्तार से बात की कि वासुदेव चौहान ने अपने देवी शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। उससे आगे मैंने बात की थी कि सांबर झील का भी क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो बात करते हैं कि सांबर झील के अंदर गिरने वाली नदियां। सांबर झील के अंदर, झील में गिरने वाली नदियां कौन सी है? सांबर झील के अंदर गिरने वाली नदियां। तो सांबर झील के अंदर गिरने वाली नदियों में हम पहले यहाँ पर सांबर झील बनाते हैं। सांबर झील
पहले यहाँ पर सांबर झील बनाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि नदियां कहाँ से यहाँ पर आके गिरती है। सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर जब झील के अंदर बात करेंगे तब इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। तो पहले एक नदी निकालते हैं यहाँ से, जिस नदी का क्या नाम है? जिस नदी का नाम है मेंथा नदी। मेंथा नदी जो कहाँ से आती है? मनोहरपुरा की पहाड़ियां। कहाँ से आती है? मनोहरपुरा की पहाड़ियां। और मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहाँ पर है? जयपुर में अंदर है। जयपुर के अंदर है। गुलाबी नगर, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। किसने करवाया था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया। सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया। यहाँ से एक नदी निकलती है, जिस नदी का क्या नाम है? मेंथा नदी। मेंथा नदी कहाँ से निकलती है? जयपुर के अंदर से निकलती है। और जयपुर के अंदर जो पहाड़ियां है, उस पहाड़ियों का नाम है मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मनोहरपुरा। यहाँ से दो छोटी छोटी नदियां आती है, जिसका नाम है खारी नदी और खंडेला नदी। खंडेला नदी जयपुर से आती है। और ये नदी आती है सीकर की पहाड़ियां। और ये जयपुर की पहाड़ियां, सीकर की पहाड़ियां, जयपुर यानी सीकर के अंदर जो पहाड़ियां बनती है, खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ियां, वहां से ये नदी आती है। कौन सी नदी आती है? कौन सी नदी आती है? खंडेला। खंडेला नदी आती है। खंडेला नदी कहाँ पर आती है? सांबर झील के अंदर आती है। कौन सी सांबर झील पर कौन सी नदी आई? मेंथा नदी आ गई। मनोहरपुरा की पहाड़ियां से जयपुर के अंदर आती है, सॉरी सांबर झील के अंदर आती है। उसके बाद में खारी जयपुर से आती है। और खंडेला सीकर की पहाड़ियों से आती है। उसके बाद में एक नीचे से यहाँ से नदी आती है। यहाँ से एक नदी आती है किशनगढ़ की पहाड़ियों से। किशनगढ़ कहाँ पर पड़ता है? किशनगढ़ की पहाड़ियां। किशनगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी आती है। किशनगढ़ कहाँ पर पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। यानी किशनगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी आकर इस झील के अंदर मिलती है, जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से आकर ये नदी इसके अंदर मिल जाती है। किसके अंदर मिल जाती है? इसके अंदर मिल जाती है। और यहाँ पर इसके अंदर जो प्रमुख छोटे छोटे नाले आते हैं, जो पूछे गए एग्जाम के अंदर, नाले आकर मिलते हैं, जिसके अंदर नलियासर का नाला, जपोक का नाला, देवयानी नाला और साकंबरी नाला। देवयानी जो पुष्कर के अंदर तीर्थों का भांजा, सॉरी तीर्थों का मामा देवयानी, तीर्थों का मामा भांजा तो वो मंचकुंड धौलपुर वाला है। तो नलियाचर का नाला, नलियासर का नाला, साकंबरी, जपोक क्या ये नाले है जो प्रमुख नाले? जपोक। उसके बाद में आता है देवयानी। सांबर झील के अंदर जो प्रमुख नाले आते हैं, उस नालों में नलियासर, जपोक, देवयानी और देवयानी के बाद साकंबरी आती है। उसके बाद में हमने बात की नदियों के ऊपर। तो नदी कौन सी आती है? मेंथा नदी, जो कहां से निकलती है? मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है और सांबर झील के अंदर आती है। उसके बाद में हमने इससे बात की खारी नदी के बारे में। खारी नदी कहां से आती है? जयपुर से आती है। उसके बाद में हमने बात की खंडेला नदी के ऊपर। खंडेला नदी कहां से आती है? सीकर की पहाड़ियों से आती है। उसके बाद में हमने बात की रूपनगढ़ नदी के बारे में कि रूपनगढ़ नदी कहां से आती है? और रूपनगढ़ नदी आती है किशनगढ़ की पहाड़ियां से। किशनगढ़ की पहाड़ियां कहां पर पड़ती है? अजमेर के अंदर पड़ती है। यहाँ से एक नदी आती है, जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी। और ये रूपनगढ़ नदी सांबर झील के अंदर आकर अपना जल विलेय करती है। तो ये थी जो सांबर झील के अंदर आने वाली प्रमुख नदियां। तो उससे आगे हम जो महत्वपूर्ण नदी है, एक तो हमें चर्चा करनी है मेंथा नदी पर, और एक करनी है रूपनगढ़ नदी पर। क्योंकि रूपनगढ़ नदी के किनारे रूपनगढ़ नदी के पहले मेंथा नदी के ऊपर बात करते, क्योंकि मेंथा नदी प्रमुख है। मेंथा नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां से होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ियां से होता है। मनोहरपुरा की पहाड़ियां से होता है। कहां से होता है?
बेटा मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है बच्चे। और मनोहरपुरा की पहाड़ियों से किस स्थान से होता है? जयपुर से होता है। मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है। और इसका बहाव क्षेत्र में बात करें तो बहाव क्षेत्र आता है, ये किसके जिलों के अंदर बहती है? बहाव क्षेत्र जयपुर, उसके बाद आता है सीकर, उसके बाद आता है नागौर। जयपुर, सीकर, नागौर के अंदर ये नदी क्या करती है? बहती है। ये नदी बहती है। इस नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है नावा शहर। शहर स्थित है इस नदी के किनारे जिस शहर का नाम है नावा शहर, जहां पर नमक मंडी स्थित है। राजस्थान की नमक मंडी स्थित है। नमक मंडी स्थित है। उसके बाद में एक और आता है लूणवा जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। कई बार पूछा गया कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र लूणवा किस नदी के किनारे स्थित है? जैन धर्म का प्रमुख स्थल लूणवा किस नदी के किनारे है? तो लूणवा। कौन सा स्थान है? लूणवा है। लूणवा जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्रमुख जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। कौन सा है? तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल है जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो कई बार पूछी गई है कि सांबर झील के अंदर सर्वाधिक लवणता यानी जो खारापन लाने वाली नदी है, उस नदी का क्या नाम है? तो उस नदी का नाम है भाई साहब क्या है? मेंथा नदी। यानी सांबर झील के अंदर सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी लवणता लाने वाली नदी कौन सी नदी है? लाने वाली नदी कौन सी है? हमारी हो जाएगी मेंथा। तो ये थी मेंथा नदी। ये थी मेंथा नदी। कौन सी नदी? मेंथा नदी। ये थी मेंथा नदी। मेंथा नदी से आगे बात करते हैं हम रूपनगढ़ नदी के। रूपनगढ़ सलेमाबाद अंदर रूपनगढ़ नदी। और रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है? रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ियां से। किशनगढ़ की पहाड़ियां कहां पर पड़ती है? अजमेर के अंदर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? अजमेर के अंदर पड़ती है। इसका अगर उद्गम स्थल भी देखे तो कहां पर हमको देखो बता कुलिस पूछा गया कई बार एग्जाम के अंदर कि कुलिस स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? कुलिस स्थान किशनगढ़ पहाड़ियों के अंदर ही एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कुलिस नहीं है, कुचिल है। पूछा गया कि किस नदी का उद्गम स्थल कुचिल नामक स्थान से होता है? तो इस नदी का नाम है रूपनगढ़ की नदी। रूपनगढ़ नदी। उससे आगे इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद स्थित है। कौन सा बाद स्थित है? सलेमाबाद स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निम्बार्काचार्य ने की थी। तो उससे आगे इस नदी के किनारे किशनगढ़ अजमेर स्थित है। शहर कौन सा है? किशनगढ़ स्थित है। और किशनगढ़ किसके लिए पड़ती है? संगमरमर की मंडी स्थित है। यहाँ पर किशनगढ़ के अंदर एक संगमरमर की मंडी स्थित है। उसके बाद में
और हमने बात की खंडेला व खारी व खंडेला के बारे में। ये नदियां जयपुर और सीकर से निकलती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल बात करेंगे जो बची हुई आंतरिक अपवाद तंत्र की नदियां है उसके ऊपर। तो आज के लिए बस आज से विदाई लेना चाहता हूँ। राम राम, जय हिंद। कल फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए आनंद के साथ, नए उत्साह के साथ। ऐसे ही मुस्कुराते रहना, ऐसे ही हंसते रहना।